अब आगे वीडियो में बात करेंगे ग्राफ नंबर सेकंड के बारे में। जो ग्राफ नंबर सेकंड है वो है हमारा सर्कल। तो जो सर्कल होगा उसकी जो इक्वेशन रहेगी या उसका ग्राफ रहेगा वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, या उसके क्वेश्चंस हमारे लिए कैसे या किस तरह से पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राफ मेरा जो सर्कल है। आज का जो ग्राफ है वो हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में। जैसे देखिए हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसे ही अब हमारा एक कर्व स्टार्ट होता है जिस कर्व का नाम है सर्कल। अब इस सर्कल की भी एक जर्नल इक्वेशन रहने वाली है। अरे नॉर्मली सब लोग जानते ही हो कि हमारा एक सर्कल रहता है। अब इसी सर्कल को अब हम किसके बारे में या किस जगह पर हम लोग शो करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो ऐसे में सर्कल की इक्वेशन क्या रहती है? तो ऐसे में सर्कल की जो इक्वेशंस रहती है वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बेसिकली सर्कल के लिए इक्वेशन कही जाती है। इसी को मैं थोड़ा और खोलूं तो इसके लिए हम लिखा रहता है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हर एक सिंबल को हमने बताया था कि ये होता है या इसका काम ये है। जैसे y एक एक्सिस को बता रहा था, c इंटरसेप्ट को बता रहा था, इंटरसेप्ट किसका, y का, x एक्सिस को बता रहा था और वहां पर m स्लोप ऑफ लाइन को बता रहा था। जब हम स्लोप ऑफ लाइन की डिस्कस करी थे तो हमने एंगल को लेकर भी बात करी थी। वैसे ही इस इक्वेशन के अंदर ये सब लोग कर क्या रहे, जैसे x और y तुम समझ ही चुके हो कि x एंड y कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो मैंने जीरो और जीरो मार्क करा है और यहां पर ये जो मैंने a लिखा है, ये सर्कल के लिए क्या डिफाइन करता है? तो ये कहा जाता है कि ये जो मेरे जीरो कोमा जीरो रहने वाले हैं ये कहलाए जाते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। और जो मेरा इक्वेशन में a है वो कहलाया जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे मान के चले हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स बनाए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बनाए, और जिस पर हमने देखा कि जिसका सेंटर जीरो कोमा जीरो और उस सर्कल का रेडियस क्या है, ए। तो मैंने कोई सर्कल बनाया, उस सर्कल का ये जो सेंटर है, ये सेंटर कितना है, जीरो कोमा जीरो, और यहां से सेंटर से जो दूरी है वो मेरी कितनी कहलाई जा रही है, ए। मतलब ये जो सेंटर से रेडियस में ड्रॉ कर रहा हूं वो मेरा क्या कहलाया जाएगा इस इक्वेशन में, ए कहलाया जाएगा। अब इसके बारे में हम आगे बात करें तो इस पर क्वेश्चंस किस प्रकार बन जाते हैं। जैसे अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा एक्स कोमा एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर इज प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो आपसे ये पूछेगा क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? अगर है तो बताइए किस प्रकार है। क्या ये सर्कल की इन इक्वेशंस को ये डिफाइन कर पा रही है? क्या ये मेरी इक्वेशन, जैसे देखा जाए 8,4, ये क्या बन रहे हैं मेरे, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या बना जा रहा है मेरा, 8,4, ठीक है साहब। और मेरा ए मुझे क्या मिलने वाला है, ये देखिए ए का स्क्वायर होता है, मतलब यहां पर ये जो ए मेरा, यहां पर ये जो मेरा 4 लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं किसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर। तभी तो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो जो मेरा सेंटर मुझे पता चल गई, सेंटर मेरे 8,4 है, और इस सर्कल का रेडियस मेरा क्या मिल रहा है मुझे, 2। तो मैं अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, या मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पर कहीं 8,4 होगा और यहाँ से रेडियस की दूरी कितनी मिल जाएगी मेरे को, 2। अभी वेल डिफाइन मैं उस तरीके से नहीं बना रहा हूं, बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मेरे पास में जो सेंटर मिल रहे हैं मुझे सर्कल के 8,4 मिल रहे हैं, और मेरे पास जो रेडियस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। हाँ, ये इक्वेशन मुझे सर्कल की दिखाई दे रही है। जैसा कि अगर ये और इक्वेशन हमें दे दी एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, क्या ये इक्वेशन सर्कल की बन रही है? चेक कर लेते हैं। भाई देखो हमारे पास में सेंटर तो वही है, सेंटर स्क्वायर क्या है, सेंटर स्क्वायर मेरे पास 0,0 है, लेकिन ए मेरे पास क्या होगा इस इक्वेशन के हिसाब से,
ए मेरे पास में 3 होगा, 3 का स्क्वायर होगा या कुछ और होगा। जैसे देखा जाए ये स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, और यहां कहीं भी ए का स्क्वायर होता है, जब हमने ए का स्क्वायर किया होगा तो हमें ये 3 मिला है। तो ए का स्क्वायर क्या रहा होगा, मतलब √3 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 3। तो वही 3 मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरा जो रेडियस मिल रहा है सर्कल का वो √3 मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि ये भी मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल कहला रही है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। अच्छा, इसी पर क्वेश्चन थोड़ा सा और क्या घुमाएगा, जैसे कि ये इक्वेशन है और मैंने यहां पर प्लस लगा दिया और वहां पर बस मैंने माइनस रहने दिया, सारी इक्वेशन सेम है। अब ऐसे में मेरे पास में सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या रहेगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल मेरे पास में इस बार 8,4 नहीं रहने वाले। यहां आपको पता है कि माइनस होता है, इसका मतलब ये प्लस हो चुका है, तो ये जो 8 आया वो अपने साथ में कोई नेगेटिव वैल्यू लेकर आया होगा। नेगेटिव का नेगेटिव के साथ में जब मल्टीप्लाई हुआ तभी तो जाकर हमें +8 मिला है। तो सेंटर यहां पर हम ऐसे ही नहीं उतार लेंगे कि 8 आ गया, पहले -8 था तो भी हमने 8 लिख लिया। तो यहां पर क्या होगा, -8,4 इसके सेंटर रहेंगे और रेडियस में कोई हमने बदलाव नहीं किया है, वो हमारा कितना रहेगा, 2। तो ऐसे ही हमारे कुछ क्वेश्चंस सर्कल को लेकर बनते हैं, तो हम आराम से सर्कल को लेकर इस इक्वेशन पर सॉल्व कर सकते हैं। जो अब मेरा दूसरा कर्व रहने वाला है वो अब मेरा कर्व रहेगा एलिप्स। अब मेरा जो दूसरा कर्व है इस ग्राफ का वो बन जाता है एलिप्स। अब देखो एलिप्स का जो फिगर है वो किस टाइप का हमें देखने को मिलता है। अब एलिप्स ना दो तरीके की पढ़ी जाएगी, इसमें एक तो खड़ी एलिप्स और एक पड़ी एलिप्स, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखने में ऐसा फील होगा हमें, और उसकी जो शेप होगी वो ओवल टाइप होगी, मतलब जैसे कि अंडा होता है, एग होता है, उसके जैसी मुझे शेप एलिप्स की देखने को मिलेगी। जैसे मैं बनाऊं, अभी मैंने बोला था कि एलिप्स का जो फिगर या डायग्राम मुझे देखने को मिलेगा खड़ा और पड़ा मिलेगा। मतलब जैसे मेरे ये मैंने बनाए एक्स एक्सिस, ये मेरे बने वाई एक्सिस। अब जो एलिप्स बनती है एक तो इस टाइप से हमें देखने को मिलती है, मेरी सुंदर नहीं बन रही है, थोड़ी तिरछी टेढ़ी सूदी, कहीं से अच्छी कहीं से बुरी, ऐसी मुझे देखने को मिल रही है। अभी एक तो ऐसी मिल जाती है, दूसरी एलिप्स का जो हमें मिलता है वो इस टाइप से हमें फिगर या डायग्राम देखने को मिल जाता है। अब इसी एलिप्स की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इस एलिप्स को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसकी भी कोई इक्वेशन होगी। जैसे सर्कल की इक्वेशन थी वैसे ही एलिप्स की भी इक्वेशन होती है। तो मैं बोल देता हूं कि जर्नल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। भाई हर किसी का कोई ना कोई वजूद तो होता है, बिना वजूद के इस दुनिया में किसी का क्या होता है। तो ऐसे एलिप्स भी अपने साथ में एक इक्वेशन उधार लेकर आया है कि यार मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ मेरी इक्वेशन भी भेजनी होगी, क्योंकि वो इक्वेशन के अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, और उन्हीं एक्स और वाई की वैल्यू हमारी जहां जहां पुट हो रही है वैसा हमारा ग्राफ बन जाता है। बस एक्स और वाई की डिफरेंट पैटर्न में वैल्यू मिलने से हमारी कर्व इधर से उधर हो रहे हैं, वही हमारा कभी स्ट्रेट लाइन बन जाता है, कभी हमारा सर्कल बन जाता है, तो कभी एलिप्स जैसी फॉर्मेशन हो जाती है। अभी एलिप्स पर ही हम लोग रुकने वाले नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पर भी थकने वाले नहीं है। अभी एलिप्स के बाद में भी एक और कर्व आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, इसके अंदर सब मतलब पावरफुल लोग हैं, कोई गरीब नहीं है इसके अंदर। एलिप्स की इक्वेशन में सब अपने ऊपर स्क्वायर लेकर आए हैं। पिछले केसेस में एक्स और वाई पर भी स्क्वायर था, और यहाँ पर एक्स और वाई के साथ में ए और बी भी, अब बी भी जुड़ चुकी है इनकी, इनकी बी भी नहीं भाई, सिंपल बी फॉर बॉल वाली बी भी। अब बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, हमारे पास में ये इक्वेशन जनरल कहलाई जाती है एलिप्स की। अब एलिप्स की इक्वेशन के लिए जगह मैं बात करूं कि यहां पर ये ए और बी क्यों लिखे गए हैं, इसका क्या रोल है, तो देखिए मैं एक पैटर्न बनाता हूं एलिप्स का।
वही सेम मेरे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मुझे छोड़कर ये जाना ही नहीं चाहते अभी। तो ये मैंने क्या किया, एलिप्स को ड्रॉ कर लिया। ये मेरा क्या कहलाता है, सेंटर, और इस सेंटर से यहां की दूरी मेरी कहलाई जा रही है ए, और इस जगह से इस जगह की दूरी भी मेरी क्या कहलाई जा रही है ए। लेकिन खास बात ये रहती है एलिप्स के लिए, जितनी डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतनी डिस्टेंस इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में रहती है। इसका बोलना, ये जो मैं बोल रहा हूं अभी आगे आने वाला है इसी पर एक क्वेश्चन या एक डाउट। ऐसे ही सेंटर से इस पॉइंट की दूरी को मैंने डिफाइन कर दिया बी से, और यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया दूसरी बी से। जिस प्रकार यहां का डिस्टेंस सेम रहने वाला है, वैसे ही वाई का डिस्टेंस भी ऊपर और नीचे सेम रहने वाला है। अब हमने क्या किया, इस एलिप्स की एक्सिस के नाम रख दिए कि यार ये ए बी हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम ना इनके नाम रख देते हैं। जब पड़ी एलिप्स होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, और खड़ी एलिप्स होगी तो उसके लिए क्या होगा। तो देखो, ये जो एलिप्स है इसकी सबसे बड़ी साइड तुम्हें कौन सी देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी साइड यहां से यहां देखने को मिल रही है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर देखने को मिल रही है। मुझे सबसे बड़ी साइड तो ये देखने को मिल रही है यहां से इस पॉइंट तक। अब इन साइड के लिए दो वर्ड लगाए जाते हैं, एक वर्ड होता है मेजर एक्सिस, और दूसरा वर्ड होता है मेरा माइनर एक्सिस। मींस कुछ नहीं है, साइड को एक्सिस बोला जा रहा, मेजर माने बड़ा, माइनर माने छोटा। अब बड़ी साइड कौन सी है, ये, और ये बड़ी साइड किसकी वजह से बन रही है, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। और मेरी माइनर छोटी साइड कैसे बन रही है, b प्लस बी इज इक्वल टू 2b। डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है। जो हमारी ये एलिप्स है इसके अंदर मेजर एक्सिस कितनी होगी 2a, और माइनर एक्सिस कितनी होगी 2b। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां से बन गया। अब इसके लिए अगर मान ले मैं एक इक्वेशन बनाऊं, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या ये मेरी एलिप्स की इक्वेशन है, हाँ है। सब कुछ इसके अंदर हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि ए का स्क्वायर भी है, बी का भी एक्स है, वाई भी है, और इज इक्वल टू 1 भी है। तो मेरी जो एलिप्स बनने वाली है वो भी देखो, एक्स के नीचे ए है, और ए एक्स की क्या डिफाइन करती है, मेजर एक्सिस, एक्स की मेजर एक्सिस, और ये क्या डिफाइन कर रही है, वाई की माइनर एक्सिस। तो मेजर बड़ी है, ये छोटी है, मतलब 8 दिख रहा है, 4 से बड़ा है, तो बड़ी बनेगी एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर मिलेगी, तो हमारी एलिप्स का डायग्राम इस टाइप से हॉरिजॉन्टली हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही मैंने क्या किया, इनकी शक्तियों का मैंने दुरुपयोग किया। इसको मैंने दे दी 4 और इसको दे दी मैंने 8। अब x के साथ में a की साइड 4 और y के साथ में b की साइड 8 बन रही है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव होगा। थोड़ा सा बदलाव क्या होगा इस कंडीशन में, वही हमारे कोऑर्डिनेट हमारा साथ देंगे। अब देखो, b की जगह पर 8 है, इसका मतलब सेंटर से कहीं 8 डिस्टेंस दूर होगा हमारा कोई पॉइंट, और x के लिए 4 दे रखा है, तो कहीं सेंटर से 4 डिस्टेंस दूर होगा। तो मेरी जो अब सिमेट्री फॉलो करी जाएगी, सेम सेम डिस्टेंस पर होंगे। तब हमने इनको ऐड किया तो हमारी एलिप्स कैसी मिलेगी, कुछ इस टाइप से वर्टिकली देखने को मिल जाएगी। अब देखो, इसके अंदर जो साइड लॉन्ग हमें दिखाई दे रही है वो लॉन्ग साइड कौन सी, अब ये, और शॉर्ट साइड कौन सी बन गई, अब ये क्या थी, एक ए, और ये क्या थी, बी और बी। ऐसी एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस जो बनती है वो बन जाती है हमारी 2b, और माइनर एक्सिस जो बनती है वो बन जाती है 2a। तो ये होती है हमारी एलिप्स की इक्वेशन, जिसको हम लोग एलिप्स को डिफाइन करते हैं जनरल इक्वेशन की मदद से। अब ये हमारे तीसरा कर्व भी यहाँ पर खत्म होता है एलिप्स का, और अब हमारा चौथा कर्व आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला के बारे में। अब हम फोर्थ अपना कर्व देखने जा रहे हैं, पैराबोला। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ कर्व पैराबोला। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रही होंगी सारी चीजें।
लेकिन जो मैंने बात करी थी कि क्वेश्चंस की सारी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, उसमें सारे डाउट आपके क्वेश्चन लगाने पर खत्म भी हो जाएंगे। जब हम फिजिक्स को थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो बस हम उसका 20% हिस्सा समझ पाते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो बचा हुआ हमारा 80% हिस्सा कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ सब कवर हो जाता है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट 100% न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। अब हमारा पैराबोला जो आया है, पैराबोला में हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी भी कुछ एक इक्वेशन होगी और इसका भी एक ग्राफ होगा। ज्यादा कुछ माथाफोड़ी इसके अंदर करनी नहीं है, ज्यादा दिमाग में लोड भी नहीं देना है, इतना दिमाग हम लोगों के पास है भी नहीं जो हम पढ़ाई में लगाएं। जितना है उतने से ही काम चला लेते हैं। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या कहती है? पहले तो देखो, पैराबोला की 4 इक्वेशन बनती है, मतलब पैराबोला की 4 कंडीशंस देखने को मिलती है। 4 कंडीशन कैसे? एक तो बन जाती है y इक्वल टू मान लो 4x², एक मैंने मान ली y इक्वल टू -4x², x इक्वल टू 8x², x इक्वल टू -8x, सॉरी y, अरे भाई ये x पीछा नहीं छोड़ेगी क्या? अभी तक पीछे ही नहीं छोड़ रही है, x हट गई यार, अब y आ जाएगी उसकी जगह पर। अब हमारे पास में पैराबोला की ये 4 इक्वेशंस बन गई, 4 हमारी जनरल इक्वेशन है। लेकिन खास बात पता है पैराबोला की क्या है? इट्स फॉलोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इट्स फॉलोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान यही होती है कि उसके अंदर एक के पास में पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2। तो देखो, दोनों के पास में से अगर हमने कंपेयर किया x और y में, हमारे पास में x पर पावर 2 मिल रही है या x पर पावर 2 मिल रही है, या y ने उसका हक छीन लिया, यहां पर y ने किसका हक छीन लिया? x का। तभी तो वो x हुई जिसका हक छीना y ने। अब हमारे पास में ये जो इक्वेशंस बन जाती हैं, इसके हिसाब से हमारे ग्राफ क्या रहने वाले हैं। अब देखो, ग्राफ ना इसके ऐसे समझ लो जैसे कि रोड पर चलता हुआ, बोलना तो सही नहीं है, जैसे कि हाथ में लेकर कटोरा जो भीख मांगने के लिए खुला रहता है हमारे हाथ में, उस टाइप का इसका ग्राफ देखने को मिलता है, एक बाउल शेप में। अब हमारे हाथ में तो नहीं रहेगा, जो मांग रहे हैं उनके हाथ में, ये कट करना पड़ेगा ये। तो पैराबोला का जो ग्राफ बनने वाला है, या पैराबोला की जो इक्वेशन बनने वाली है, वो कैसे रहने वाली है? देखिए, इक्वेशंस मैंने सारे की सारी चारों मैंने लिख दी। सबसे पहले मैं इस कंडीशन के लिए इक्वेशन बना लेता हूं। पहली इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन में क्या हो रहा है कि y इक्वल टू 4x² है। सेम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करे जाएंगे, जो आप अब तक ड्रॉ करते हुए आ रहे थे, वही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। इसके लिए ग्राफ आपको क्या करना है? वो भीख वाला कटोरा बनाना है। लेकिन कटोरा की कंडीशन ये है कि कटोरा आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। देने वाला किस तरफ से आ रहा है, उस तरफ से कटोरे का मुंह होना चाहिए। इधर से आ रहा है तो इधर कर दिया, इधर से आ रहा है तो इधर, इधर से आ रहा है तो इधर, नीचे से आ रहा है तो इधर, ऊपर से आ रहा है तो ऊपर। तो जैसा हमारा देने वाला उस हिसाब से हमारा मांगने का तरीका रहने वाला है। तो देखो, y इक्वल टू 4x²। खास बात क्या रहेगी? आपको y को छोड़कर जाना है किसके पास में? x के पास में। बुरा तो लगेगा y को। अब जब y को बुरा लगेगा तो उसको मनाने के लिए तुम क्या करोगे? थोड़ा उसका सम्मान करोगे। तो फिर बस इतना करना, जो कटोरा है, जो भीख मांगने वाले वो y से मांग लेना, मतलब y की तरफ सिर उठाकर वो ग्राफ आप बना देना। तो जब y से जाने वाले हो किसके पास में? x के पास में, तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? y से भीख मांगता हुआ ऊपर की तरफ बन जाएगा। ये मेरा ग्राफ रहेगा किसका? पैराबोला का। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, अगर x पर स्क्वायर है, y के इक्वल टू है, तो अगर यही सेम कंडीशन माइनस में बन जाती है, तो जब छोड़कर जाओगे, x ने फिर से लात मार दी, तो नजर तो नीचे झुकाओगे। तो जब नजर नीचे झुकेगी तो फिर ग्राफ भी कहाँ झुकेगा? नीचे। तो इस कंडीशन में ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए और ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y से रिलेटेड। तो x से रिलेटेड, x से रिलेटेड अगर हमारा ग्राफ होगा तो कैसा रहेगा? कुछ भी नहीं है भाई। किसको छोड़कर जा रहे हो? x को। किसका सम्मान करना है? x का। किसकी तरफ से मुंह उठाकर जा रहे हो? x की तरफ से। किसकी तरफ जा रहे हो?
आज की तरफ, मतलब प्रेजेंट की तरफ, प्रेजेंट बोले तो वाई की तरफ, तो सम्मान कर लो एक्स का। तो इसलिए अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो किधर मुंह खोल दो इसका, पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव है नीचे, यहाँ पर नेगेटिव है तो किधर मुंह खोल दो इसका, नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। ये हमारे ग्राफ रहते हैं पैराबोला के, और ये हमारी इक्वेशन रहती है पैराबोला की। फायदा इसमें बस ये रहता है कि इसकी पहचान हम जब ऐसे कर लेते हैं, इसके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 रहेगी किसी ना किसी एक के पास में, एक्स या फिर वाई के पास में। इसके जो ग्राफ बन रहे थे वो हमारे 4 टाइप से बन रहे थे, 2 वाई के साथ में और 2 एक्स के साथ में। वाई की 2 डायरेक्शन हो गई, एक्स की 2 डायरेक्शन हो गई, तो ऐसे करके हमारे 4 टाइप का ये ग्राफ देखने को मिला हमारा, किसका, ग्राफ ऑफ पैराबोला। अब हमारा थर्ड कर्व है जो आएगा हाइपरबोला। क्या बोला मैं, ये बोला हाइपरबोला। और हाइपरबोला से पहले हम लोग एक वर्ड और इस्तेमाल कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सतमोला नहीं भाई साहब, सतमोला नहीं, हाइपरबोला। कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, बड़ा सीधा साधा सा यार, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। इसकी बहुत तो छोटी सी तो इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है इसकी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई गई सी, बस ज्यादा कुछ है ही नहीं। रीजन, अगर मैं बात करूं वाई की इक्वेशन बनाऊं तो सी बराबर एक्स, और एक्स की बनाऊं तो सी बराबर वाई। एक्स का नाम सुनते ही स्माइल आ जाती है चेहरे पर। y बराबर सी अपॉन एक्स एंड x बराबर सी अपॉन वाई। इसकी इक्वेशंस जर्नल एक्स वाई इज इक्वल टू सी रहती है, सी यहां पर। अब जो ग्राफ देखने को मिलता है ना इसका, इसका ग्राफ भी होता है कुछ अद्भुत रहता है। कैसे कि, जैसे कि इसका ग्राफ रहेगा इस टाइप का, मतलब इस टाइप का ग्राफ से क्या लेना देना है भाई। आप देख रहे हो ये जो ग्राफ है वो यहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यहां पर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ना तो ये वाली लाइन कहीं वाई से अटैच हो रही है और ना ये वाली लाइन कहीं भी एक्स से अटैच हो रही। इसका मतलब ग्राफ जो बन रहा है वो एक्स और वाई के साथ में पैरेलल ग्राफ बनता है। इसका रीजन क्या होता है कि माना मैंने कि अगर इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स मेरा 0 पुट किया तो y की जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि c बराबर 0 में रखूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। इस इक्वेशन में अगर मैं रखूं y बराबर 0 तो मुझे x बराबर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। मतलब कहने का ये है कि एक को 0 रखने पर दूसरे की वैल्यू इनफाइनाइट पर जाकर मिल रही है। और मैं देख रहा हूं कि एक थ्योरी ऐसी भी कही जाती है कि दो जो लाइन जब पैरेलल होती हैं, दो लाइन जब वो पैरेलल होती हैं तो कहा यह जाता है कि वो इनफाइनाइट पर मीट करती हैं। तो ये दोनों जो लाइन है ना वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट किसके हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से ये कहीं ना कहीं कहां जाकर मीट कर रही होंगी, इनफाइनाइट पर जाकर मीट तो कर रही होंगी, करना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं तो उनको, इस वजह से ये थ्योरी इनफाइनाइट की चलती भी आ रही है। इसीलिए ये दो लाइन कभी भी यहां पर हमें मिलती हुई दिखाई नहीं देती, कहा यह जाता है कि वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पर जाकर मिल जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ज्यादा टाइम भी नहीं लिया और किसने, हाइपरबोला ने, और खत्म भी हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हमारा बनता है, जिस ग्राफ को हम लोग पढ़ रहे हैं उस ग्राफ का अब हमारा लास्ट कर्व है एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता है जी, ज्यादा बड़ा तो नहीं होता जी, छोटा छोटा सा ही होता है। ये भी सारा टाइम जो था वो ले लिया स्ट्रेट लाइन ने, जहां स्ट्रेट लाइन खुद अपने आप में 20 मिनट का टॉपिक था, वहीं ये 20 मिनट में सारे के सारे कर्व खत्म है। एक्सपोनेंशियल कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू ई की पावर x, y इज इक्वल टू ई की पावर x। e के सिर पर कौन बैठी है, x। अब इस e के लिए ये कहा जाता है, ई को डिफाइन किया था एक साइंटिस्ट यूलर ने, EULER ने, यूलर ने इसको डिफाइन किया था और अपनी इसकी कुछ एक वैल्यू बताई थी कि ई बराबर जो होगा
2.718 होता है, और इसको बोल देते हैं कि अप्रोक्स मान लेना। जब भी इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बनाना है तो लमसम उसके आसपास 3 रह जाएगा, 2.718। मैं पहले इसको लिख देता हूं क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में मैं यहीं से इसको उठाकर लेकर जाऊंगा, उठा ले जाऊंगा इसे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी कौन, यूलर की सखिया। नेक्स्ट, y बराबर e की पावर x, इसके लिए इक्वेशन क्या बनती है? इसके लिए इक्वेशन ये बनती है कि y की पावर y इक्वल टू e की पावर एक तो रहेगी प्लस की x और एक रहेगी माइनस की x, y इक्वल टू e की पावर माइनस x। ये दो इक्वेशन यहां पर बन जाती है, और जब दो इक्वेशन बन रही है तो दोनों के हिसाब से कर्व भी बनेगा। तो पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की। पहले हम पॉजिटिव रक्तदान करते हैं, फिर हम करेंगे नेगेटिव रक्तदान। तो जैसे कि इस इक्वेशन के हिसाब से अगर ये कहा जाए, अगर आपको वैल्यू x की बराबर 0 दे रखी है तो y बराबर कितना आएगा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी y इज इक्वल टू e की पावर 0, g की पावर 0, b की पावर 1। मतलब जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर कितना आ जाता है? 1। तो इसकी वजह से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 1। मतलब x बराबर 0 तो y बराबर कितना आया? मेरा 1 आ गया। ये पहला स्टेटमेंट। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने ये किया कि x बराबर मान लिया 1 तो y बराबर कितना? तो y इज इक्वल टू ई की पावर 1 इज इक्वल टू ई की पावर 1। तो भैया e की पावर 1 तो e रहेगा, और e की वैल्यू कितनी होती है? 2.718, और लमसम किसके बराबर? 3। तो मैं कह सकता हूं y बराबर 3। जब x बराबर 1 तो y बराबर 3। ये मेरा बन गया दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी मेरी? x बराबर 2 मान लो, x बराबर 2 तो y बराबर को, तो x बराबर y बराबर e की पावर 2 इज इक्वल टू, तो 2.718 का क्या भैया? स्क्वायर भैया, इज इक्वल टू कौन भैया? तो भैया ये क्या मान लेते हैं? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो भाई जब x की पावर 2 तो y की पावर 9। देख रहे हो? दिख रहा है क्या? देख पा रहे हो? समझ रहे हो? समझना तो पड़ेगा। बेचारा x कितना धीरे धीरे चल रहा है, ज्यादा दूर नहीं पहुंचा x। 0 से 1, 1 से 9, 1 से 2। वहीं इसको देखो, इसके नखरे तो देखो, 1 से सीधा 3 और 3 से सीधा 9। क्या भाग रहा है उस्ताद? तो इस भागने को लेकर ग्राफ बना देते हैं इसको। ग्राफ इसका बन जाएगा कुछ इस टाइप का, ऐसे। मींस आप देखिए जब x 0 है तो y हमें कुछ 1 मिला है, तो मैं इस ग्राफ को कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट कर लूं, यहां से कर लूं। जहां मैं y को 1 मान रहा हूं वहां से करूंगा, लेकिन यहां मैं अभी कोई मार्क नहीं कर रहा, तो मैंने मान लो यहां से स्टार्ट कर दिया। तो इस जगह पर मैं देखूं कि मेरा y 1 है तो x कितना है? 0। फिर मेरा x बढ़ के हुआ 1 तो y हुआ 3। फिर मेरा x हुआ 2 तो y हुआ मेरा 9। तो ये जो ग्राफ मुझे मिल रहा है कुछ ऐसे मिल रहा है, खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है भाई। ये नहीं छोड़ रहा किसी का पीछे। इस टाइप से मेरा ग्राफ छलांग लगा रहा है। छलांग तो मारनी ही पड़ेगी। अब ये बन गई इक्वेशन किस लिए? प्लस के लिए। अब मैं बना दूं इक्वेशन माइनस के लिए। अगर y की पावर y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स होती तो क्या होती? बस इसको लगा दो मैंने माइनस, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? y इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर x। लिख लो, क्या जाता है आपका? लिख लिया। तो अब इस हिसाब से हम सेम वही काम करते हैं कि x बराबर मानते हैं 0, तो y बराबर क्या होगा? y इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर 0। 1 अपॉन ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की पावर 0 तो 1, y इज इक्वल टू 1। तो भाई x बराबर 0 पर y बराबर 1 रहेगा। x बराबर 0 पर y बराबर 1। अब मैं मान लूं x बराबर 2, 1 अपॉन ई की पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की वैल्यू 2.718 का स्क्वायर, और इसको क्या मानते हुए आए थे? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। रे 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 रे,
हाँ 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 सही है, 1 मान लेते हैं ना पहले, चलो इसको मान लो 9 मान लिया, ठीक है। इधर मान लो e की पावर 1, x की पावर 1, मैंने डायरेक्ट 0 से 2 मान ली, थोड़ा इसलिए मुझे लगा कि यार वो वैल्यू में कुछ डिफरेंस है क्या। x की मैंने क्या मान ली, 1 मान ली, तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, e, तो 1/2.718, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3, इसकी वैल्यू आएगी 0.3 और इसकी वैल्यू आएगी 0. आई थिंक 11, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब थोड़ा यार ये डिस्टरबेंस रहेगा कि पहले इस वैल्यू के बाद में ये वैल्यू लेनी है, मार्क कर देता हूँ, मैंने 2 पहले मान ली, पहले ये मानना है, फिर ये वैल्यू मानना, फिर ये वैल्यू मानना, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और ये नंबर 3 पर। जैसे वहां मानी थी ना आपने 0 1 2, ऐसे यही मानना है, 0 फिर 1 फिर ये 2। इस कंडीशन में ग्राफ क्या बनेगा, ये पॉजिटिव वाला ग्राफ था, इसको हटा दो, तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, आप देखिए अब इसके अंदर किसकी वैल्यू घट रही है और किसकी वैल्यू बढ़ रही है। 0 से x की वैल्यू पहुंच चुकी है 2, और लेकिन y की वैल्यू 1 से पहुंच चुकी है 0.11। इसका मतलब y की वैल्यू हमारी कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ, और x की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप बट इसके अंदर पिछले कॉन्सेप्ट के साथ में इस कॉन्सेप्ट का मिलना जुलना कितना है, वहां पर भी x बराबर 0 पर y 1 था, और यहां पर भी नेगेटिव केस में भी x बराबर 0 पर y बराबर कितना है, 1 है। तो स्टार्टिंग तो मैं ऐसे ही कर देता हूं जैसे मैंने पिछले पॉइंट की करी थी, जैसे मैंने पिछले पॉइंट की करी थी वैसे ही मैं इसकी स्टार्टिंग कर देता हूं। लेकिन y की वैल्यू मेरी डिक्रीज हो रही है, तो कुछ इस टाइप से ये मुझे मिल जाएगा y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ। बस हमारे आज की इस क्लास में ग्राफ होते हैं खत्म, जल्दी हम नया एक टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।